नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूएन में स्थायी सीट के लिए पीएम मोदी ने ठोकी ताल, पूछा कब तक इंतजार करेगा भारत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्चुअल तरीके से आयोजित की जा रही थी। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी महासभा में कोरोना वायरस के हालात पर विचार को साझा कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा ही पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, न कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेरित रही हैं कि महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी है। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होती है। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूत करने की सोच नहीं होती है। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग यूएन के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसे पूरा होने के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रक्रिया कभी लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा, कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8-9 महीने से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां पर है, एक प्रभावशाली जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो कहां है। और इसी के साथ दोस्तों अगर आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सारा का ड्रग्स लेने की बात से इनकार, कहा कि सुशांत के साथ करती थी स्मोकिंग। दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस सारा अली खान ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया है। श्रद्धा कपूर की तरह उन्होंने भी खुद को ड्रग्स विवाद से दूर रखने की कोशिश की है। एनसीबी सारा से पूछताछ में कई तरह के सवाल पूछ रही थी। ड्रग्स एंगल पर तो खासा जोर दिया जा रहा था, लेकिन सारा लगातार यही कह रही थी कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि सारा ने ड्रग्स लेने से जरूर इनकार किया, लेकिन वे ये मानती हैं कि उन्होंने स्मोकिंग की है। वे बताती हैं कि केदारनाथ फिल्म के शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के करीब आई थी और उस समय दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, दोनों साथ में स्मोक भी किया करते थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि सारा और सुशांत दोनों ही साथ में ड्रग्स लिया करते थे। रिया के आरोप के बाद ही सारा पर शिकंजा कसा था, लेकिन अब सारा ने ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चेन्नई की 2 लगातार हार के बाद फैंस ने की सुरेश रैना को वापस लाने की मांग, सीएसके ने ठुकराया। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन में 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत से फैंस खुश नहीं है। जीत के साथ ही आगाज करने के बाद टीम को लगातार 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। मिडिल ऑर्डर बेहद ही लचर नजर आया और इसी वजह से फैंस ने टूर्नामेंट से नाम वापस लेने वाले अनुभवी सुरेश रैना की वापसी की मांग कर दी है। सोशल मीडिया पर लगातार ही इस बात की मांग की जा रही है कि सुरेश रैना की वापसी हो। इसके लिए कमबैक मिस्टर आईपीएल के नाम से हैशटैग भी चलाया गया है और यह इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई की टीम ने टूर्नामेंट का आगाज मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के साथ किया था। इसके बाद दूसरे मुकाबले में राजस्थान ने मात दी, जबकि शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी टीम को हार मिली। दोनों ही मैच के बाद बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और इसके बाद से ही अब रैना की वापसी को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम के सीएसके फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथ ने रैना की वापसी को खारिज कर दिया है। विश्वनाथ ने कहा कि फ्रेंचाइजी सुरेश रैना की निजी लाइफ का सम्मान करती है और किसी भी स्थिति में उन्हें टीम में वापस आने के लिए नहीं कहेगी। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि सुरेश रैना की वापसी हो? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बोर्ड परीक्षाओं में आए अच्छे मार्क्स तो सरकार ने गिफ्ट में दिए मारुति सुजुकी अल्टो कार। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि मनीष और अमित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर इतना शानदार इनाम मिलेगा। दोनों छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया, जिसके बदले में सरकार ने इन्हें बतौर इनाम में उन्हें कार गिफ्ट की है। उनकी इस मेहनत का पारितोषिक झारखंड सरकार ने दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में बोर्ड परीक्षा के परिणाम इस साल जुलाई में घोषित किए गए थे। उस समय राज्य के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि वे टॉपर्स को कार गिफ्ट करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करती हैं और इन दोनों छात्रों के नाम मनीष के कुटियार और अमित कुमार हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में राज्य स्तर पर टॉप किया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि असम में भी 75% से ज्यादा अंक आने पर छात्रों को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी आने वाले 22,000 छात्रों को स्कूटी पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि माल है क्या, वाली
वाली चैट पर दीपिका का कबूलनामा, बढ़ेगी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में एनसीबी की दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी है। उन्होंने उनकी मैनेजर करिश्मा के सामने बिठाकर भी सवाल जवाब किए, जिसमें बताया जा रहा है कि एनसीबी अभी दीपिका के हर जवाब से संतुष्ट नहीं है। कुछ सवालों पर उनके जवाब एनसीबी को ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन एनसीबी लगातार ही सवाल पूछ रही है और दीपिका से जानकारी बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने एनसीबी के सामने ये मान लिया कि जिस व्हाट्सएप चैट को लेकर विवाद है, उस चैट का वे भी एक हिस्सा हैं। दीपिका का ये कबूलनामा काफी अहम माना जा रहा है। इसी चैट में वे करिश्मा से ड्रग्स के सिलसिले में बात कर रही हैं। ऐसे में अब उनका इस बात को कबूल करना उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, वैक्सीन आने के बावजूद 2021 तक लोगों को पहनना होगा मास्क। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बावजूद अगले साल तक लोगों को मास्क पहनना होगा। फाउची ने कहा कि सिर्फ वैक्सीन के जरिए 2021 तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर फाउची ने कहा कि हमें वैक्सीन के साथ भी सोशल डिस्टेंस, हाथों की सफाई और मास्क का उपयोग जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही हम कोरोना वायरस के स्तर को काफी नीचे ला सकते हैं, जिससे कि महामारी खत्म हो जाए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहली कोरोना वैक्सीन इतनी प्रभावी नहीं रहने वाली है जो लोगों को 100% कोरोना वायरस से बचा सके। उन्होंने कहा कि शायद वैक्सीन लोगों के लिए 70% तक सुरक्षित साबित हो जाए। इससे पहले एक्सपर्ट भी यही मान चुके हैं कि अगर ट्रायल के दौरान वैक्सीन 50% लोगों के लिए भी प्रभावी रहती है तो उसे मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों एक चीज आपको और बता दें कि ऐसी कोई एक चीज नहीं जो अपने दम पर कोरोना वायरस को पूरी तरह खत्म कर सके, इसलिए एक साथ कई चीजों के उपयोग की जरूरत है। आपको बता दें कि दुनिया भर में इस वक्त करीबन 30 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका टेस्ट इंसानों पर किया जा रहा है। अमेरिका में 4 वैक्सीन का ट्रायल आखिरी फेज में पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने हरियाणा और पंजाब में शुरू की एमएसपी पर धान की खरीद, जारी किए ये आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि खरीफ सीजन 2020-21 के लिए धान और चावल की खरीद, सभी खरीद राज्यों में 1 अक्टूबर 2020 से पहले ही शुरू कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई समेत सभी खरीद एजेंसियों ने किसानों की फसल की खरीदारी के लिए तैयारी अब तेज कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब की मंडियों में धान का आना अब शुरू हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन दोनों ही राज्यों में धान की खरीद का कार्यक्रम आज से यानी कि 26 सितंबर 2020 से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार के इस निर्देश से किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बेच सकेंगे। सरकार ने हरियाणा और पंजाब में 26 सितंबर 2020 से धान और चावल की खरीद शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि विधेयकों को लेकर हो रहे हंगामे के बीच मोदी सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 6 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने गेहूं के दामों में 50 रुपए, चने में 225 रुपए, मसूर में 300, सरसों में 225, जौ में 75 और कुसुम की कीमतों में 112 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि एमएसपी में इजाफे के बाद अब गेहूं की सरकारी खरीद के दाम 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। चना और मसूर की सरकारी खरीद 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। दोस्तों जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी पर धान और चावल की खरीद शुरू की है, ये किसानों के लिए राहत की बात है। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार अब हर श्रमिक को देगी सोशल सिक्योरिटी, ईएसआईसी और ईपीएफओ का बढ़ाया गया दायरा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं। संसद द्वारा पास किए गए लेबर कोड बिल में ईएसआईसी और ईपीएफओ स्कीम के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत कई ऐसे श्रमिकों को भी ईएसआईसी और ईपीएफओ की सुविधाएं मिल सकेंगी जो अब तक इसके दायरे में नहीं आते थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं अब सभी 740 जिलों में मिल सकेंगी। इससे श्रमिकों को काफी राहत मिलेगी। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को ईएसआईसी स्कीम से जुड़ना जरूरी होगा, चाहे उनमें केवल एक ही श्रमिक काम क्यों ना कर रहा हो। बगानों में काम करने वाले और 10 से कम श्रमिक वाले संस्थाओं के श्रमिकों को भी ईएसआईसी का विकल्प दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कवरेज 20 कामगारों वाले सभी संस्थाओं पर लागू होगा और 20 से कम कर्मचारी वाले संस्थाओं को भी ईपीएफओ से जुड़ने का विकल्प होगा। स्वरोजगार या किसी अन्य श्रेणी में कामगारों के लिए ईपीएफओ की योजना बनाई जाएगी। इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। गिग कामगार और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को इससे ज्यादा फायदा होगा। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही कि कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने सरकार से पूछा, क्या आपके पास है 80,000 करोड़। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीन की खोज का काम अभी जारी है। इस बीच भारत में वैक्सीन की रिसर्च में लगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी आदर पूनावाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या सरकार के पास अगले 1 साल में लोगों के लिए वैक्सीन पर खर्च करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि SII के मुख्य कार्यकारी आदर पूनावाला ने ट्वीट करके सरकार से सवाल किया है, क्या भारत सरकार के पास अगले 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि भारत में हर एक किसी के लिए वैक्सीन खरीदने और वितरित करने को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इतनी ही रकम की जरूरत होगी। ये अगली चुनौती है जिससे हमें निपटना होगा। इस ट्वीट के साथ ही पूनावाला ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO को टैग भी किया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार जब साक्षात्कार में आदर पूनावाला ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी फर्म के द्वारा बनाए जाने वाले टीकों में से 50% खुराक की आपूर्ति भारत को की जाएगी। ज्यादातर वैक्सीन की खरीद सरकारें खुद करेंगी, जिसके बाद टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें लोगों में मुफ्त ही दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, यहाँ आपको बता दें कि इसकी एक उम्मीद इसकी वैक्सीन ही हो सकती है, पर जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हमें खुद को संभाल कर रखना होगा, यानी कि हमें इससे बचाव करना होगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये 2 नियम जरूर अपनाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में अब 24 घंटे होगी साफ पानी की सप्लाई। केजरीवाल सरकार ने नियुक्त किए हैं कंसल्टेंट। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने कंसल्टेंट हायर किए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई आधुनिक देश की तरह होगी। केजरीवाल ने कहा कि 930 मिलियन गैलन पानी का उत्पादन होता है और दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए 176 लीटर पानी उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि दिल्ली में पानी की उपलब्धता भी बढ़ानी होगी, इसलिए हम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से बात कर रहे हैं, जहां पर 930 MGD में काफी पानी चोरी हो जाता है। अब हम कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं जो हमें ये बताएंगे कि पानी के एक एक बूंद का इस्तेमाल कैसे हो और पानी बर्बाद ना हो। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देने की राह पर चल पड़े हैं। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि पानी का निजीकरण नहीं होगा। विपक्ष जो कह रहा है वैसा नहीं है, मैं खुद निजीकरण के पक्ष में नहीं हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में सुनिश्चित की है, ऐसे ही अब आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुथरा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में कोरोना का डाउन ट्रेंड शुरू, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि कोरोना का डाउन ट्रेंड अब शुरू हो गया है। पिछले 1 सप्ताह से रोजाना ही 4000 से कम मामले भी दर्ज हुए हैं। वहीं दिल्ली की डबलिंग रेट भी अब 50 दिन के आसपास पहुंच गई है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 2 हफ्ते में ट्रेंड नीचे जाएगा, क्योंकि कोरोना का ट्रेंड काफी ऊपर चढ़ने के बाद अब थम गया है, जिसमें अब काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि रोजाना 50 से 60 हजार के बीच टेस्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में हर महीने शरीर में एंटीबॉडी की जांच करने वाले सीरो सर्वे की तारीख बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस वजह से 30 सितंबर को सीरो सर्वे कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ऐसे में अक्टूबर महीने का सीरो सर्वे थोड़ा लेट हो सकता है। 1 अक्टूबर से सीरो सर्वे नहीं हो पाएगा। हालांकि सीरो सर्वे को टाला नहीं जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चेक भरते समय बरतनी होगी ये सावधानियां, 1 जनवरी से लागू हो रही है सख्त नियम। दोस्तों आपको बता दें कि चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। 5 लाख से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक के व्यवस्था के तहत ही जारी होंगे। यही नहीं, चेक काटते समय खुद बैंक को भी भुनाने वाले की जानकारी ग्राहक को देना होगा। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लियरेंस बैंक करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ग्राहक SMS, ATM या मोबाइल ऐप के माध्यमों से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेंगे। बैंकों को 50,000 से ज्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा भुगतान करने वाले चेक पर दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इसका फायदा उठाना खाता धारक पर निर्भर करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि बैंक 5 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम के लिए चेक के लिए ये व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। पॉजिटिव पे चेक के तहत चेक जारी करने वाले को SMS, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और रकम के बारे में जानकारी देनी होगी। दोस्तों अगर आप भी चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं तो 1 जनवरी से नए नियम लागू हो जाएंगे। अगर आपको फर्जीवाड़े से बचना है तो इन नियमों का जरूर पालन करें और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों
दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले एलजेपी हमारे साथ, एनडीए मिलकर लड़ेगा चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए एक है और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा, जिसको जो परेशानी होगी उसे भी सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग फिर से विधानसभा चुनाव में एनडीए को आशीर्वाद देंगे। लोगों ने बीजेपी जेडीयू सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य को देखा है। प्रधानमंत्री की बिहार के लिए प्यार को भी लोगों को पता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए एक है, एनडीए मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगा, जिसको जो परेशानी होगी उसे भी सुलझा लिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के तेवर के इतर उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ है और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मेरा वादा, नीतीश का नया एजेंडा ही बनेगा जदयू का घोषणा पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव की तिथि घोषित होने वाले दिन ही 25 सितंबर शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपना नया एजेंडा घोषित कर दिया, जो आगे चलकर जदयू का घोषणा पत्र बन जाएगा। वैसे उन्होंने ये जोड़ा भी है कि अगर कोई सहयोगी दल कुछ और कहना चाहते हैं तो इसमें कुछ और भी घोषणाओं को जोड़ा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता, युवाओं के लिए रोजगार वाया तकनीकी प्रशिक्षण, गांव में शहर के सभी रंग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गांव में शहर के सभी रंग उपलब्ध होंगे। इस बार एजेंडा नीतीश में ये खास अंदाज में होगा। पूर्व में हर घर नल का जल, पक्की गली नालियां, हर घर बिजली चला। अब ये है कि गांव में गली गली स्ट्रीट लाइट लगेगी, कचरा प्रबंधन का इंतजाम होगा, स्वास्थ्य सेवाएं इस शक्ल में होंगी कि फोन कीजिए तो तुरंत इंतजाम, जानवरों के लिए भी ये व्यवस्था रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तेजस्वी सूर्या को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी ने सौंपी युवा मोर्चा की कमान। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में कई अहम बदलाव किए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत कई अहम पदों में बदलाव करते हुए नई चेहरों को मौका दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान भी सौंपी है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस दौरान कई बड़े नेताओं को अहम पदों से हटा दिया गया है और नए चेहरों को मौका दिया गया है। नए चेहरों में बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। तेजस्वी सूर्या से पहले ये पूनम महाजन युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या दक्षिणी बेंगलुरु लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। तेजस्वी सूर्या पेशे से वकील हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं। तेजस्वी इससे पहले बीजेपी युवा मोर्चा कर्नाटक के प्रदेश महासचिव रहे हैं। वहीं तेजस्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव भी रह चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, बिहार के कुछ हिस्सों और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात और शेष महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।